नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र के श्लोकार्थ जो वर्णन करते हैं कुंडली के सप्तम भाव के बारे में, जिसे पार्टनर भाव, पार्टनरशिप भाव, अनुबंध भाव, एग्रीमेंट भाव, इस प्रकार के अलग अलग पर्यायवाचियों से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र के श्लोक अर्थों में किस प्रकार की व्याख्या सातवें भाव को लेकर की गई है, जिसे पत्नी भाव या पति भाव भी माना जा सकता है। तो जब लग्न से एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है ये, क्योंकि हमारे जीवन में यदि कोई रिक्तता है, कमी है, उसको हमारा पार्टनर या कहें जिस प्रकार से हम भगवान शंकर को कहते हैं शंकर पार्वती अर्धनारीश्वर रूप, तो यानी हस्बैंड वाइफ का जो गठजोड़ है उसका संपूर्ण लाभ यदि लेना चाहें तो वो सातवां भाव है। ठीक हो गया। और ये सातवां भाव हमारा व्यापार भाव भी माना जा सकता है। यदि हम सातवें भाव से बली हैं तो फिर हम किसी व्यापार में कोई ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयड जैसा कार्य है वो अच्छा चला सकते हैं। और यदि हमारा सातवां भाव बहुत टिपिकल है, उदाहरण स्वरूप यदि किसी के सातवें भाव में कोई कठिन कॉम्बिनेशन है, शत्रुवत होकर, जैसे मंगल राहु का कॉम्बिनेशन, मंगल कमांडर राहु डेकॉइट, वो कॉम्बिनेशन जब बैठता है तो फिर वो बिजनेस में बड़ी तनातनी ले आता है। चाहे व्यक्ति काम भी अच्छा कर रहा है, मान लीजिए मंगल बली होकर वहां बैठा हुआ है, स्वराशि का होकर बैठा है, फिर भी उसको बराबर चैलेंजेस आते रहते हैं। तो यदि उसके पास चयन करने का, माने चूज करने का कभी ऐसा ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप अनुबंध में, सेल्फ एम्प्लॉयड में, बिजनेस में जाएं या किसी जॉब सर्विस में, ज्यादा बेटर रहेगा। तो सातवां भाव यदि बहुत ज्यादा कमजोर है तो उसको अपने जो नीचे टीम है या किसी भी प्रकार का जो डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग में, उसको थोड़ी समस्याएं रिलेटेड टू बिजनेस हो सकती हैं। ठीक हो गया। हाँ, कोई ग्रह, ये बात अच्छे से समझनी है, ऐसे कई चार्ट हमने देखे हैं जहां सातवें भाव में कोई ग्रह डबलिटेटेड होकर बैठा हुआ है, लेकिन यदि वो सातवें भाव का एक्सपर्ट है तो वो काफी हद तक, यदि वो नीच भंग में हो जाता तो काफी हद तक चीजें अनुकूल हो जाती हैं। तो भी आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि कोई प्लैनेट मैलेफिक नेचर का है, बड़ा क्रूर नेचर का है, वो सातवें भाव में यदि बैठता है तो थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। लेकिन जैसे शुक्र जैसे प्लैनेट है, चंद्रमा जैसे प्लैनेट है, यदि वो, ऐसा लगता है हमें प्रथम दृष्टा कि वो डेबिलिटेटेड होकर भी बैठे हैं, फिर भी, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी अनुबंध की, एग्रीमेंट की, तो हम किसी को बात बात पर डरा धमका नहीं सकते हैं। ठीक हो गया। हमें एक गठजोड़ में रहकर काम करना होगा। तो ये हमारी बिजनेस अप्रोच को भी बताता है। ठीक हो गया। तो क्या क्या सूत्र हैं, उनका सरल हिंदी अर्थ हमने यहां लिया है और अपने विवेक से इन श्लोक अर्थ को समझना है। ध्यान रखना है, जिसको भी अपने बुद्धि का दंभ माने अहंकार है, उसको ये श्लोक अर्थ सामने रखा भी होगा तभी भी उसको श्लोक अर्थ सीधा समझ में नहीं आएगा। और जब वो विनम्रता से एक प्रकार से तपस्या करेगा, ज्योतिष के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो एक साधना स्वरूप माना जाना चाहिए। बड़ा पवित्र होकर यदि वो साधना कर रहा है तो वो श्लोक सहजता में ही आपकी समझ में आ जाएगा। भाई जैसे हम जब भी बात करते हैं भाई कि इसके जीवन में मोक्ष संबंधी भावों को लेकर कठिनाई आ सकती है, मान लीजिए 8वें भाव को लेकर कोई कठिनाई दिखती है। अब आप समझिए, जो साधक है, साधक अपनी भक्ति को कठिनाई नहीं मानता है, वो तो अपने जीवन का पार्ट मानता है। यानी यदि मैं
वॉलेंट्री मन से मैं ईश्वर की भक्ति करता हूं, उसके लिए मैं साधना कर रहा हूं, कुंडलिनी जागरण में समय दे रहा हूं, उसके लिए मुझे अगर भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है। जो सांसारिक व्यक्ति है उसको लग रहा है कि भाई ये तो देखो इसको कष्ट हो रहा है, शरीर को कष्ट हो रहा है, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो सोच रहा है कि मेरा तो उदय हो रहा है। तो ये अलग अलग जो शब्दावली है, शब्दों का चयन हम करते हैं, वो हम अपने हमारे डाटाबेस में कितना जानकारी फीड है उसी प्रकार से करते हैं। इसलिए अच्छा ज्योतिषी यदि कोई बनना चाहे तो पहले अपना जो शब्दकोश है, उसका जो दर्शन शास्त्र का ज्ञान है, उसको थोड़ा और विस्तारित किया जाए। केवल अपने लेवल तक वो संसार को क्या मानता है, नहीं, बड़े जो ईश्वर के भक्त हुए हैं वो किस प्रकार से जीवन में तपस्या को एक एडवांटेज मानते हैं। तो जब हम ये समझ जाएंगे मोक्ष का वास्तविक अर्थ, तो ही हम कुंडली की सही विवेचना कर पाएंगे, नहीं तो हम सामने वाले को डरा देंगे। तो अभी 7वें भाव की बात करें, 8वां भाव इसलिए लिया क्योंकि जब भी हम हैप्पी मैरिड लाइफ बात करते हैं तो हम 7वां भाव देखते हैं, 8वां भाव देखते हैं, और मैं तो दूसरा भाव भी देखता हूं। दूसरा भाव कुटुंब, फैमिली गैदरिंग। कई दफा ऐसा हो जाता है पार्टनर से वैचारिक मतभेद होने के बाद भी हमारा कुटुंब बहुत बढ़िया है। माने हम जब अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ हैं, एकत्रण होता है, तो वो उसका जो एलिक्जर है, उसका जो अमृत प्राप्त होता है कुटुंब का, वो बहुत बढ़िया होता है। और कई बार केवल अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, कुटुंब के लिए कोई हमें अपना कर्तव्य निभाने की बात आती है, तो हम क्विट कर लेते हैं। तो वो जरूर विचार करना है। हैप्पी मैरिड लाइफ 7th, 8th और 2nd, ये तीनों हाउसेस को देखना है। 8वां भाव एक्सटर्नल ऑर्गन प्लेजर भी देख सकते हैं, इसको ससुराल पक्ष भी कहते हैं। इससे हमारी रिटायरमेंट लाइफ या इंश्योरेंस का पैसा, जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, बहुत लंबे समय तक जो मिलने वाला लाभ है, ज्यादातर वो एक वृद्धावस्था या किसी की विरासत से या वसीयत से होने वाला लाभ, किसी के, इसको कई दफा मृत्यु का पैसा भी कह देते हैं 8वें भाव को। ठीक हो गया। तो इस सब को जो इसका जो गठजोड़ करना है बहुत अच्छे से करना है, और अगर ईश्वर की कृपा होगी तो हमें भाग्य से सही अर्थ समझ में आएगा। और अगर हम दंभ में माने अहंकार में है तो फिर वो अर्थ का अनर्थ कर देगा। ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, यदि युवती स्वामी अपनी ही राशि या उच्च राशि में हो तो व्यक्ति को अपनी पत्नी या पति, माने अगर कोई महिला जातक देख रही है तो अपने पति की दृष्टि से, और पुरुष जातक देख रहा है तो अपनी पत्नी की दृष्टि से, अपनी पत्नी विवाह से पूर्ण सुख प्राप्त होगा। ठीक हो गया। तो पहला सरल सूत्र है कि यदि युवती भाव यानी 7वें भाव अपनी ही राशि या उच्च राशि, और मैंने कई बार ये अर्थ समझाया है, जब भी हम बात करते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की, तो ये जो बहुत ज्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट है, ये ऑफिस में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जो ये हमारा इंटरनल मैटर होता है, हमारे वैवाहिक संबंधों की दृष्टि से स्वराशि ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। माने अगर इन दोनों को ही समझना है कि कोई प्लैनेट 7वें भाव में स्वराशि का है और कोई 7वें भाव का होकर उच्च का बैठा हुआ है, तो इन दोनों को जब हम डिकोड करेंगे, तो जब हम बात करेंगे उदाहरण स्वरूप जैसे यहां 7 नंबर ज़ोडिएक का मेष लग्न में 7 नंबर है, यहां शुक्र महाराज को बिठा दिया। ठीक हो गया। और शुक्र की उच्च राशि क्या है, पाइसेस यानी मीन राशि। अब जब इन दोनों शुक्र को दो अलग अलग वे से डिकोड करेंगे इनका फलित, तो ध्यान रखना है जो रिलेशनशिप की दृष्टि से है, पति पत्नी के अंतरंग संबंधों की बात है, पति पत्नी का जो फर्स्ट लुक है रिलेशनशिप का, वो 7वें भाव में शुक्र महाराज अपनी राशि में बैठे हैं। ठीक हो गया। ये ज्यादा अच्छा माना जा सकता है स्वराशि। और जब वो चरमपंथी हो जाएगा शुक्र, याद रखना है, क्योंकि ये पार्टनरशिप हाउस भी है, बिजनेस हाउस भी है, तो वो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए तो एग्जॉल्टेड प्लैनेट या एक्साइटेड प्लैनेट का बेनिफिट या लाभ ज्यादा उठाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा
रिलेशनशिप है, वहां एक प्रकार का अपनत्व जिसको बोलते हैं, अपनत्व में प्लैनेट चरमपंथी ज्यादा अगर हो जाता है तो फिर समस्या, यानी फिर वो भोग को भी चरम पर ले जाने का प्रयास करेगा। ठीक हो गया। तो मैं यदि इन दोनों शुक्र को फलित करें तो हम इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेरी अपनी दृष्टि से शुक्र का यहां स्वराशि होना ज्यादा बेटर है रिलेशनशिप की दृष्टि से, पति पत्नी संबंधों की दृष्टि से, बजाय कि शुक्र का एग्जॉल्टेड होना। मैं फिर यहां क्लियर कर रहा हूं, संबंध दोनों ही केस में अच्छे हैं, लेकिन अगर हमें कोई बेटर का ऑप्शन मिले तो हम स्वराशि को रिलेशनशिप की दृष्टि से ज्यादा अच्छा मानेंगे, और उच्च के ग्रह को बिजनेस पार्टनरशिप संबंधित विषय और शुक्र के जो दूसरे कारक हैं उस दृष्टि से उच्च का शुक्र ज्यादा बली माना जाएगा। जैसे आइटम, गैजेट्स, वस्तुओं का उपभोग, वाहन, उस दृष्टि से तो एक्साइटेड प्लैनेट वीनस का पाइसेस में बैठना ज्यादा बली है, वो ज्यादा वस्तुएं प्रदान करेगा, ज्यादा उपभोग प्रदान करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं पति पत्नी के अंतरंग संबंधों की, उसमें तो स्वराशि प्लैनेट कहीं ना कहीं एडवांटेज पोजीशन में माना जा सकता है। ठीक हो गया। युवती स्वामी, युवती स्वामी यानी सातवें भाव का स्वामी अरि, अरि यानी छठे भाव, अष्टम या व्यय भाव में हो। सातवें भाव का स्वामी यदि छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में हो तो पत्नी से कष्ट, बीमार या खर्चीली होने का संबंध बनता है। हालांकि यह उपरोक्त के अनुसार स्वयं के भाव या उच्च स्थान पर लागू नहीं होता है। तो यह बात एकदम क्लियर कर दी गई है कि यदि ये स्वामी सातवें भाव का त्रिक भावों में जा रहा है और यदि वो स्वराशि या उच्च राशि होकर वहां चला गया है, जैसे अभी जो मैंने उदाहरण बताया था कि वो सातवें भाव का स्वामी होकर जा तो रहा है त्रिक भाव में, लेकिन वो वहां उच्च का हो गया है, तो फिर जो अभी दूसरा श्लोक समझाया गया है वो निरस्त हो जाएगा, उसका फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, उसके ऊपर एक नया रूल लागू हो जाएगा, ओवर रूल कर जाएगा। ये अर्थ समझ में आया आपको? इसका नेगेटिव इंपैक्ट तभी समझना है जब सातवें भाव का स्वामी शत्रुवत होकर बहुत अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है 6, 8, 12 में जाकर। तो जो संबंधित विषय उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। जैसे छठा भाव है, रोग रिपु ऋण कहा जाता है, तो अब पत्नी भाव का संबंध रोग रिपु ऋण से हो गया, तो कहीं ना कोई इस प्रकार संबंध। फिर आठवां भाव बड़े रोग की बात करता है तो उसका इस प्रकार संबंध आ जाता है। 12वां भाव शॉपिंग का बात करता है तो खर्चीला। अगर मैं 6, 8, 12 में भी अंतर करना चाहूं तो मुझे लगता है कुछ हद तक तीनों को यदि कंपेयर करें 6, 8 और 12, कुछ हद तक 12वें भाव में तो थोड़ा एक पॉजिटिव साइड दिखाई देता है। कारण भाई जब धन है, कुछ धन बल है कुछ, तो ही व्यक्ति कुछ पैसा खर्च कर सकता है। यदि ऐसे चार्ट में जहां सातवें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला भी गया फिर भी यदि आय स्थान बहुत बली है तो मुझे नहीं लगता है धन का व्यय करना खर्चीला माना जा सकता है। तो आप इस अंतर को समझ सकते हैं। यदि हमारे पास हमारा दिन की कमाई 100 रुपए, हमारा खर्चा 200 है, फिर वो गड़बड़ है। लेकिन यदि आय भाव पर्याप्त बली है, व्यक्ति 200 रुपए कमाता है, 50 रुपए 100 रुपए खर्च करता है, उसको भी हम ठीक मान सकते हैं कंपैरेटिवली। तो ये अर्थ समझना है, क्योंकि 12वां भाव जैसे मैंने बताया ज़ोडिएक का केवल खर्चा ही नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट भी है, और वॉलेंट्री जो डोनेशंस हम देते हैं, मन से जो हमारी किसी गुरु आश्रम के प्रति जो डोनेशंस जा रही हैं, वो भी 12वें भाव से देखा जाता है। ठीक हो गया। फिर हम आते हैं तीसरे सूत्र में। यदि शुक्र युवती भाव में हो तो जातक अत्यधिक काम इच्छा वाला होगा। यदि शुक्र किसी भी भाव में अशुभ हो तो पत्नी की हानि होगी। शुक्र आप जानते हैं रिलेशनशिप के कारक माने जाते हैं, और यदि 7वें भाव में शुक्र महाराज विराजमान होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा व्यक्ति आकर्षित होता है अपने पार्टनर के प्रति। ठीक हो गया भाई, शुक्र उनका विषय है, वो कारक माने जाते हैं संबंधों के लिए। तो यदि 7वें भाव में उनका प्रभाव होगा तो जातक अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा
कामुक हो सकता है। ठीक हो गया। अब इस अंतर को समझना है। जब हम बात करते हैं कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नेचर जब हम देखते हैं या वफादारी जब देखते हैं, उसमें मुख्य रूप से हम बृहस्पति का बल देखते हैं। और जब हम केवल एक आकर्षण देखते हैं ज्यादा, तो उसमें शुक्र का महत्व थोड़ा ज्यादा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि सातवें भाव में ऋणात्मक किसी प्रकार से नेगेटिव होकर शुक्र राहु संबंध आ जाता है, तो वह कामुक तो होगा, लेकिन उसके चरित्र को बचाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि शुक्र राहु मटेरियल गेन के लिए अच्छा होता है, बट राहु बहुत डिप्लोमैट है, वो रिलेशनशिप को दूषित भी कर सकता है। तो यदि ऐसी कुंडली में बृहस्पति जैसा, चंद्रमा जैसा, बुध जैसा ग्रह मजबूत नहीं है, तो फिर व्यक्ति की वफादारी दांव पर लग सकती है। तो ये बात हमें ये अंतर समझना है कि कुंडली का ओवरऑल जो एलिक्सर है, कुंडली का जो ओवरऑल अमृत है, हम ये पाते हैं कि भाई सातवें भाव में शुक्र राहु चाहे बैठा भी है, फिर भी कुंडली में बृहस्पति क्लोजली सुपरवाइज कर रहा है सातवें भाव को, या बृहस्पति कुंडली में ओवरऑल बहुत बली है, तो वो कोई भी इस प्रकार का यदि मन में कोई ऐसा दूषित विचार आता भी है, उसको एग्जीक्यूट होने नहीं देगा, उसको क्रियान्वित होने नहीं देगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि यही शुचिता शुद्धता की गारंटी ले लेता है बृहस्पति, खास करके बृहस्पति। हालांकि इसमें चंद्रमा को भी हम शामिल करते हैं, बुध को भी शामिल करते हैं। अब इसमें यह समझना है, नो डाउट शुक्र भी बहुत शुभ ग्रह माना जाता है मटेरियल गेन के लिए, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, लेकिन उसको बस यही एक थोड़ा सा, इसको हम ऋणात्मक प्रभाव कह सकते हैं। यदि शुक्र इस प्रकार के प्रभाव में जाता, गुरु तो अपने आप को साफ बचा लेते हैं, क्योंकि गुरु का जो स्टाइल है उससे सारे प्लैनेट परिचित हैं कि भाई ये अपने हर दर्शन में कहीं ना कहीं सर्वोपरि मानते हैं सत्व को। लेकिन जब हम शुक्र का युति की बात करते हैं, जैसे गुरु चांडाल योग का हमारे जो चरित्र पर इतना बुरा असर नहीं पड़ता है, लेकिन शुक्र राहु का यदि गुरु कमजोर है, बृहस्पति का प्रभाव कुछ कुंडली में कम दिखाई देता है, चंद्रमा का कम दिखाई देता है, बुध का, तो निश्चित रूप से शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन थोड़ा कठिन है मैनेज करना चरित्र की दृष्टि से। ये अंतर आप समझ पा रहे होंगे। तो यानी वो जानता है राहु कि भाई मैं गुरु को चाहे उसके मान्यताओं के हिसाब से दूषित करने का प्रयास कर सकता हूं, लेकिन उसके मैं जो उसका क्या चरित्र है, उस चरित्र पर मैं अंकुश नहीं लगा सकता हूं, उसके चरित्र पर मैं कोई धब्बा नहीं लगा सकता हूं। ये बात बखूबी जानता है राहु। ठीक हो गया। चौथा भाव माने चौथा श्लोक क्या कहता है, युवती स्वामी शक्ति से संपन्न हो, यानी सातवें भाव का स्वामी बली है, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक धनवान, सम्माननीय, सुखी और भाग्यशाली होगा। ठीक हो गया भाई। सातवें भाव का स्वामी ना सिर्फ बली है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है, या वो शुभ ग्रहों के साथ जाकर बैठा हुआ है। तो फिर क्या कहेंगे, जातक धनवान, सम्माननीय, सुखी और भाग्यशाली होगा। और उसमें अहम भूमिका कौन निभाएगा, उसके सम्मान, धनवान और सुखी होने में उसकी अहम भूमिका उसका स्पाउस, माने उसकी पति और पत्नी अहम भूमिका निभाएंगे। इसके विपरीत यदि युवती स्वामी पतन में है, अस्त है या शत्रु राशि में है, तो व्यक्ति बीमार पत्नी प्राप्त करेगा। ठीक हो गया। और मैं अगेन एक बात क्लियर कर दूं, आप किसी एक सूत्र से जब कंक्लूड करने की प्रयास करेंगे कि भाई मैं अब कुछ बड़ा फलित या कुछ बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं, तो आपको इंश्योर करना, पक्का करना पड़ेगा कि कहीं कोई दूसरा बल प्राप्त करके ये बली तो नहीं हो गया है। ठीक हो गया भाई। जैसे मान लीजिए अस्त हो गया है बुध, ज्यादातर बुध सूर्य के नजदीक रहते हैं, और वो अस्त होने पर ऐसा लगेगा कि जैसे सातवें भाव की कमजोरी अपने को मिल सकती है, लेकिन वो अस्त होकर आफ्टर मैरिज चार्ट में वर्गोत्तम है,
तो एक प्रकार से बुध स्वराशि माना जाएगा, और वो स्वराशि नवमांश के कारण, जिसको आफ्टर मैरिज चार्ट ही कहा जाता है, तो फिर हम ऋणात्मक फलित या नेगेटिव फलित नहीं करेंगे। पांचवा सूत्र क्या कहता है? यदि युवती स्वामी शनि या शुक्र की राशि में हो, ठीक हो गया, यानी जो 7वें भाव का जो स्वामी है, शनि की राशि यानी 10-11, शुक्र की राशि यानी 2-7 राशि में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो पति पत्नी सुख के चरम को पा लेते हैं। एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं वो शारीरिक संबंधों की दृष्टि से या भोग की दृष्टि से चरम पर चले जाते हैं। ठीक हो गया। युवती स्वामी विशेष रूप से उच्च राशि में होंगे, वही प्रभाव सामने आएंगे। ठीक हो गया। तो इसमें एक बात और कही गई है, युवती स्वामी जो जैसे मैंने अभी बताया था, यदि 7वें भाव का स्वामी एग्जॉल्टेड हो जाता है तो वो अपने रिलेशनशिप को लेके, जैसे मैंने बताया, चरमपंथी हो जाएगा फिर। ठीक हो गया। तो यहां पर एक अंकुश की भी आवश्यकता होगी। जैसे अभी शुक्र महाराज चरमपंथी हो गए थे, जब शुक्र एग्जॉल्टेड हो गए, तो अगर उस शुक्र पर एक प्रकार का अंकुश लग जाए यहां, यानी अब शुक्र का थोड़ा सा स्प्रेस होना, थोड़ा सा दबना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि हम केवल व्यापार को जीवन नहीं मान सकते। जीवन को अपना अपना हो सकता है, एंगल देखने का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जितना मुझे पता है, जीवन में यदि हमें अपने वैवाहिक जीवन को और अपने व्यापारिक जीवन को चुनना हो तो ज्यादा तवज्जो तो भाई वैवाहिक जीवन को दिया जाएगा। आप सबका अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन मैंने इतना अनुभव यही सीखा है कि यदि वैवाहिक जीवन का बल कम हो जाता है, चाहे व्यापारिक जीवन का महत्व आप ज्यादा बढ़ा भी लें, क्योंकि व्यापार तो हम घर के बाहर जाकर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे करते हैं, लेकिन जो हम आनंद अनुभूति अपने भवन में अपने लोगों के बीच करते हैं, यदि वही आनंद उसको कोई प्रेम करने वाला नहीं है तो फिर वो जीवन व्यर्थ सा प्रतीत होने लग जाता है। तो आई थिंक मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि जो एग्जॉल्टेड वीनस है, यदि इस केस में इस पर जैसे सूर्य महाराज दृष्टिपात कर दें तो वो एक प्रकार से उसको उच्च होने से रोकने का प्रयास करने लग जाता है। यानी वो एक्साइटेड हो रहा है, बट क्योंकि वो शत्रु माना जाता है सूर्य शुक्र का, तो वो फिर चरमपंथी होने से बच जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर चार्ट बैलेंस हो गया किसी प्रकार से तो फिर हम उसका सही लाभ ले लेते। और ये सब बातें कैसे पता लगती हैं? कोई कहता कि सर ये 2 किताबें हैं, इनके सूत्र आप पढ़ लीजिए, इनको आप अच्छे से इनका क्रैम कर लीजिए, इनका रट्टा मार लीजिए, बात बन जाएगी। कोई ये सब बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से तो ठीक है, हम ज्योतिष का पेपर देते हैं, लेकिन ये एक जहां दैवीय गुण की बात आती है, ये तो साधना ज्यादा है। बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर करना कम, ये तो साधना ज्यादा है। तो जब हमारा खुद का जीवन साधना में लग जाता है तभी हम वो चीजें समझ पाते हैं। सब कुछ सामने होने के बाद भी वो श्लोक अपना अर्थ छुपाए रखता है और तभी देता है जब व्यक्ति उसके लिए प्रयास करता है, शुद्ध प्रयास करता है। ठीक हो गया। छठा सूत्र यहां क्या कहता है? सामान्यता बलि ग्रह मंगल, यानी अगर मंगल का प्रभाव 7वें भाव में हो, ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से बता रहा हूं जो मंगल को 7वें भाव में देखते ही घबरा जाते हैं। भाई मांगलिक चार्ट है, मैंने पहले भी कई बार बताया है, मांगलिक एक योग है, इसको दोष मानकर नहीं समझना है। ठीक हो गया भाई। जैसे कमांडर है, और ये इसमें भी देशकाल पात्र का बड़ा महत्व है। आज के 500 साल पहले तक, 400 साल, या मैं तो कहूं 100 साल पहले तक भी, और शायद 50 साल पहले भी ये सब रहता था प्रथा में कि विवाह काफी हद तक पति पत्नी शायद एक दूसरे को ज्यादा पहचानते भी नहीं थे, या बातचीत भी इतनी नहीं होती थी, और वैवाहिक संबंध हो जाता था। यानी तब ज्यादा प्रधानता नहीं थी एक्सपोज करना या उसको माने पार्टनर संबंध को
ज्यादा पराक्रमी ढंग से बताना समाज में। लेकिन आज जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं, देश काल पात्र अनुसार भारत के कल्चर पर पाश्चात्य कल्चर का भी बड़ा प्रभाव है। हम भी उसी को कहीं ना कहीं फॉलो कर ही रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, यानी परोक्ष अपरोक्ष रूप से उसको मान ही रहे हैं। तो जब हम अब पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा माने पर्दे में नहीं है, हम उसको ओपन कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप में भी वो व्यक्ति जो थोड़ा माने 50-60 साल पहले पति पत्नी साथ में बैठे हैं, थोड़ा सा उस समाज के हिसाब से या उस समय के हिसाब से थोड़ा कम अच्छा मानते थे। नया नया विवाह हुआ है, घर वाले सब सामने बैठे, बट अभी वो समाज के द्वारा, और मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूं, देश काल पात्र, अगर इसको कोई व्यक्ति उस समय, क्योंकि उस जो हमारा संवैधानिक चीजें, हमारी जो आधारशिला रखी जाती है, वो तो समाज जिसको स्वीकार कर लेगा वो नियम बन जाएगा। ठीक हो गया? तो ये बात समझना है। यानी पूजा में हम कोई कटा कपड़ा, फटा कपड़ा पहनना अच्छा नहीं मानते, लेकिन देश काल पात्र अनुसार आज यदि कोई व्यक्ति, उसको हम यही बोलेंगे ना भाई, ईश्वर की सहमति से ऐसा हुआ है, भाई कलिकाल अपने आप तो आ नहीं सकता है। तो ये समझे कि नहीं भाई ये व्यक्ति बलि है, ईश्वर की मर्जी के बिना ही उसने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है। ईश्वर सबको बराबर समय देता है। तो जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, हमारे कपड़ा पहनने में, हमारे देखने की रीति में, तो उसको कहीं ना कहीं हम स्वीकार कर ही रहे हैं। ठीक हो गया? तो जब हम ऐसा होता है तो हमें ये समझना होगा कि मंगल जो अब हमारे बेडरूम में निहार रहा है, कमांडर, जो पहले हम ये विषय गुप्तता से ज्यादा उसमें गुप्तता रखते थे, अब मंगल का देखना मुझे लगता है कंपैरेटिवली, यानी तुलनात्मक दृष्टि से इतना ज्यादा बुरा नहीं माना जा सकता। शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि ये जो मांगलिक चार्ट 100 साल पहले हम जिस प्रकार से देखते थे कि भाई ये अपने संबंधों में एक्सपोजर ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि मंगल ज्यादा माने उसको गुप्तता से या ऐसे अंदर रहकर चुपचाप काम करने में विश्वास नहीं रखता है कि भाई मैं कमांडर हूं, मेरे हाथ में तलवार है, वो तो एक्सपोज करने के लिए या फील्ड में लड़ने, मार्शल है ना वो, तो भाई उस प्रकार से लड़ने के लिए जाना जाता है। तो जब हम अपने प्रेम संबंधों में भी एक अतिरिक्त एनर्जी एक्सपेक्ट करते हैं और उसको भी हम उसी वे से एक्सपोज करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है देश काल पात्र अनुसार कुछ चीजें आज एक्सेप्ट होने लगी हैं। तो मांगलिक जो योग है वो मुझे लगता है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से आज थोड़ा थोड़ा फिट होने लगा है। और आप खुद भी समझ सकते हैं, मंगल को चौथी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि है, तो आप 4 कुंडलियां 5 कुंडलियां देखें, आपको 4 कुंडलियों में 1 कुंडली तो जरूर मांगलिक मिलेगी। तो जब इतना ज्यादा परसेंटेज है तो फिर हम इसको दोष या खराब दृष्टि कैसे मान सकते हैं? आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, बस इतना ही है, जिस प्रकार का मेरा लाइफस्टाइल है, यदि सामने वाले का भी उससे मिलता जुलता हो, ये तो हम सभी चाहते हैं। कौन ऐसा है कि भाई जो एकदम अलग व्यवहार व्यक्ति से अपना जीवन साथ बिताना चाहता हो? उनका कुछ ना कुछ जीवन का जीने का देखने का तरीका तो मिलना चाहिए ना। अब मिलता नहीं है जीवन का तरीका, तो फिर तो बड़ा कठिन हो जाता है। तो वो ही चीज है। और मैचिंग में जब हम एस्ट्रोलॉजिकल मैच करते हैं, गुण जब बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, मतलब हम समझ रहे हैं हर प्रकार से जब गुण मिल रहे हैं, तो यदि मांगलिक एक चार्ट है भी, तो वो भी सामने वाला, जैसे 28 गुण मिल गए, फिर मांगलिक दोष हम नहीं कंसिडर करते हैं कि भाई, आप समझ रहे हैं ना, ये दोष कहें या योग कहें, कि सामने वाला अपने पार्टनर से बेडरूम में ज्यादा एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहा था और हमने इसीलिए मांगलिक चार्ट की ही डिमांड की थी। लेकिन यदि 28 गुण मिल रहे हैं तो उसका माने हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे काफी हद तक मैच कर रहा है। तो ये एक पॉइंट अगर नहीं भी मैच कर रहा है तो वो भी मैनेज किया जा सकता है। हमारे गुणों को एस्ट्रोलॉजिकली 36 अलग अलग गुणों में हम बांटते हैं। आप जानते हैं भुकूट होता है, और मेडिकल इश्यू जो शादी में बनता है वो हम नाड़ी से देखते हैं। ऐसे अलग अलग वश्य देखा जाता है, वर्ण देखा जाता है, गण देखा जाता है। तो ये सब चीजें, भाई लव एंड अफेक्शन कैसा रहेगा, मेडिकल एंड हेल्थ कैसा रहेगा, तो अलग अलग सूत्रों में बटा हुआ है। तो यदि 36 में से 28 मैच हो जाते हैं तो मांगलिक
सामने वाला नहीं भी है तो भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई। और मंगल होने का, धनात्मक यदि मंगल है, स्वराशि का मंगल है, तो पार्टनर को बड़ा डायनेमिक बनाता है, बड़ा आकर्षक। मतलब जब वो आएगा पार्टनर तो बस फिर वही है। आपको पता है फील्ड में इतनी एनर्जी मंगल के पास है, इतनी तो सन के पास भी नहीं है। सूर्य है भाई, सूर्य यार माने राजा, ये जब आते हैं फील्ड में तो वो 1 घंटा 2 घंटा तो राजा पब्लिक के बीच में अपनी एनर्जी रख सकता है उस तरह से। लेकिन यदि उसको कहा जाए पूरे दिन आपको फील्ड में रहना है, पब्लिक में रहना है, तो राजा कहीं ना कहीं तेजहीन होने लग जाता है। क्योंकि राजा तो अपने राजमहल में ही सुशोभित होता है। तो लेकिन जो कमांडर है वो तो पब्लिक के बीच में रहकर भी अपना पराक्रम कम नहीं होता है। तो आपको ही मेरी बात समझ में आ रही होगी, यदि मंगल बली होकर 7वें भाव में है तो पार्टनर को बड़ा आकर्षक, बड़ा डायनेमिक बनाएगा। जब वो खड़े होंगे आपके साथ तो बस फिर वही है, उनकी एनर्जी पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता है। ठीक हो गया। शनि बीमार और कमजोर जीवन साथी का संकेत देता है। यदि शनि 7वें भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो सांवले रंग का प्रभाव भी दिखाते हैं, और वो यदि ऋणात्मक ज्यादा है तो वो बीमार भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। कमजोर जीवन साथी की बात करता है। गुरु समझदार और गरिमामय जीवन साथी। आप जानते हैं, कहते हैं गुरु की, जब हम बोलते गुरु बोलते कैसे हैं, कहते सिंह के समान गंभीर वाणी है बृहस्पति की। तो हमारा पार्टनर जो है समाज में बड़ा गरिमामय। अभी संतर को आप समझ पा रहे होंगे, एक के 7वें भाव में मंगल का प्रभाव ज्यादा है, एक के 7वें भाव में गुरु का प्रभाव ज्यादा है। तो जब मंगल का प्रभाव है तो मैंने जैसे बोला ना कि भाई वो डायनामिक एनर्जी की जहां बात करते हैं, कोई ऐसा पराक्रम संबंधी कार्य है, बस वही है मंगल। लेकिन जिससे हम कोई ऐसा जहां पर हम एक समझदार मूर्ति की बात करते हैं, भाई ये तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, तो वो बृहस्पति या गुरु। ठीक हो गया। आप जिस प्रकार का आपने इमेजिनेशन अपने माइंड में किया है कि भाई मेंटर कौन होता है, कमांडर कौन होता है, और ये हम जानते हैं कि कमांडर बाय रैंक भी मेंटर के सामने या गुरु के सामने झुकेगा। चाहे मंगल को ज्यादा अट्रैक्शन मिला है, फिर भी मंगल जैसे ही गुरु पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को देखेगा, वो अदब से उनके सामने, रिस्पेक्ट से उनके सामने, आदर से उनके सामने झुकेगा। अंतर आपको समझ में आया। तो शुक्र कोमल और सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को दर्शाता है। तो जब हम बात करते हैं, अभी मंगल और शुक्र में अंतर भी आप समझ पा रहे होंगे। मंगल जब हमारे 7वें भाव पर प्रभाव डालता है तो ऐसे व्यक्ति माने प्रेम की दृष्टि से निहारने का प्रयास या दुस्साहस नहीं कर सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे एक जो आकर्षण है, लैंगिक आकर्षण कह लें आप उसको, यदि 2 अलग अलग पर्सनालिटी हमारे सामने खड़ी हैं, यानी किसी जातक के 7वें भाव में एक मंगल का प्रभाव ज्यादा है, एक में शुक्र का प्रभाव, तो जब हमने किसी व्यक्ति को निहारा तो यदि मंगल से वो इंस्पायर है तो उससे एक प्रकार का उनमें एक बहुत ज्यादा ऊर्जा, लेकिन वो लैंगिक आकर्षण में हमारे कम होंगे। लेकिन जब शुक्र आएंगे सामने तो हम जो डायनेमिक पर्सनालिटी की बात है वो तो कम करते, लेकिन हमारा लैंगिक आकर्षण उनके लिए ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये अंतर हम समझ सकते हैं। 7वां सूत्र क्या कहता है? व्यय और 7वें में अशुभ ग्रह, माने 12वें भाव में और 7वें भाव में अशुभ ग्रह, जबकि घटता हुआ चंद्र, माने वो बहुत कमजोर चंद्रमा है, जैसे कह सकते हैं अमावस्या है, अमावस्या का 1 दिन 2 दिन पहले का चंद्रमा है, पुत्र भाव में है, यह दर्शाता है कि जातक अपने जीवन साथी द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। ठीक हो गया। जो जाति या परिवार के लिए शत्रुतापूर्ण हो सकता है। तो आपको ये बात समझनी है, 5वां भाव कहीं ना कहीं रोमांस हाउस भी माना जाता है और 12वां भाव शैया सुख बताता है। तो जब 7वें भाव
माने पार्टनर भाव, और 12वें भाव यानी व्यय भाव कह लें या शय्या भाव कह लें, इसमें अशुभ ग्रह आ जाते हैं। और चंद्रमा पुत्र भाव में अमावस्या के नजदीक है, घटता हुआ है, तो यह दर्शाता है जातक अपने जीवन साथी द्वारा नियंत्रित होगा। और परिवार के जो लोग होंगे जातक के, वो ये कह सकते हैं कि भाई ये अपने पार्टनर का ही जीवन को महत्व ज्यादा देता है। तो इस प्रकार की बात सामने आ सकती है। योग्य जीवन साथी, ये 8वां सूत्र क्या कहता है? यदि सप्तमेश उच्च का है, इस प्रकार का पहले श्लोक में इस प्रकार की कुछ बात दिखी गई, तो 7वें भाव का स्वामी उच्च का है, जबकि युवती पर मजबूत लग्नेश और शुभ ग्रह का कब्जा, यानी इसमें ये ऊपर वाले से भी प्लस जा रहा है। अगर वो ए था तो ये ए प्लस हो गया, ठीक हो गया। क्या बोल रहे हैं? एक तो सप्तमेश उच्च का हो गया, फिर युवती पर मजबूत लग्नेश और शुभ ग्रह का कब्जा है, ठीक हो गया। युवती भाव पर लग्नेश और शुभ ग्रह का, तो जातक को 7 प्रमुख गुणों से संपन्न जीवन साथी मिलेगा, जो पुत्र और पौत्रों के माध्यम से अपने वंश का विस्तार करेगा। मतलब सौभाग्यवती भव, इस प्रकार का जो आशीर्वाद है, भाई पुत्र भी पौत्र भी, आपको अभी उसकी गारंटी वारंटी दे दी। तो जब इस प्रकार का ये स्पेशल पावर मिल जाती है कि 7वें भाव का स्वामी उच्च का है और फिर 7वें भाव को मजबूत लग्नेश और शुभ ग्रहों ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, उसको हम क्या आशीर्वाद देते हैं? भाई सौभाग्यवती भव, ये आपका सौभाग्य पुत्रों तक भी और पौत्रों तक भी रहे, ठीक हो गया। अपार धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, संपदा प्राप्त हो, तो सभी गुणों से संपन्न। जीवन साथी की बुराइयां, यदि युवती भाव या इसका स्वामी किसी अशुभ ग्रह के साथ युति में है, तो जातक की पत्नी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक हो गया। तो उससे संबंधित विषयों को लेकर व्यक्ति को बुराइयों का सामना करना पड़ सकता है, खास करके यदि 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है। तो 12वां भाव होता है दूसरे हमारे बारे क्या बात करते हैं, 8वां भाव होता है हम अपने बारे में क्या बात समाज में रखते हैं। यदि कोई जातक अपने विषय में कोई राज छुपाता है, अपने विषय में कोई बात सही नहीं बताता, तो वो 8वें भाव की कमजोरी है। तो अगर 7वें भाव का स्वामी 8वें में जाता है, तो जातक के अपने जीवन में कुछ ऐसी कमियां हो सकती हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा है, ठीक हो गया। और जब 7वें भाव का स्वामी कमजोर होकर, ये बात समझनी है, कमजोर होकर 12वें भाव में जाता है, तो फिर साथ वाले, जिसको हम बैक बाइटिंग हाउस भी बोलते हैं 12वें भाव को, सामने वाले व्यक्ति यानी समाज के द्वारा इस प्रकार की बातें सुनने में आती है। 10वां सूत्र क्या कहता है? यदि युवती स्वामी शक्तिहीन हो और अरि 8वें या व्यय भाव में चला गया हो, तो जीवन साथी की हानि हो जाएगी। इस प्रकार का सूत्र पहले भी आ चुका है, ठीक हो गया। भाई जो 7वें भाव का स्वामी है शक्तिहीन है, कमजोर हो गया और अरि 8वें व्यय भाव में चला गया हो, तो फिर ये कमजोर माना जाएगा। दाम्पत्य सुख का अभाव, दाम्पत्य सुख यानी पति पत्नी में प्रेम, यदि चंद्रमा युवती में है, 7वें भाव में है, जबकि युवती स्वामी व्यय में है और कारक शुक्र शक्ति से रहित है, यानी शुक्र को सूर्य ने अपने प्रभाव में ले लिया, अपनी राशि में बैठकर शुक्र को पूरी तरह अस्त कर दिया, माने सूर्य अपनी राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र अस्त हो गए, तो फिर ये काफी ज्यादा कमजोर माना जा सकता है। तो जातक वैवाहिक सुख से संपन्न नहीं होगा, लेकिन ये बहुत रेयर है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही दाम्पत्य सुख की कमी मानना है। 12वां सूत्र, यदि युवती स्वामी शुभ भाव में है, धर्म भाव, पंचम भाव आदि, जैसा कि शुभ राशि का अर्थ है, जबकि शुक्र उच्च राशि में है या अपनी राशि में है, तो जातक का विवाह देश काल पात्र अनुसार सही समय पर होता है। मतलब इसमें यह बात विचारणीय है कि कई बार केवल हम 7वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं, क्या कह देते हैं भाई आपका विवाह विलंब से होगा, ठीक हो गया। ध्यान देना, युवती स्वामी
को भी जरूर देखना। युवती स्वामी शुभ भाव में है, धर्म भाव, पंचम भाव आदि, जबकि शुक्र उच्च राशि में। अगर आप ये देखते हैं कि भाई 7वें भाव का स्वामी बली है और शुक्र भी बली है, तो चाहे 7वें भाव में शनि महाराज ही क्यों ना बैठे हो, जो डिले का कारक है, फिर भी विवाह समय पर होगा देश काल पात्र अनुसार। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप मेष लग्न का चार्ट है और 7वें भाव में हम 7वें भाव में किसको बिठा देते हैं, मेष लग्न के चार्ट के लिए हम 7वें भाव में बिठा देते हैं शनि महाराज को। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, शनि 7वें आ गए तो शनि, क्योंकि शनिश्चर धीरे चलने वाले हैं, तो वो विवाह विलंब ऐसा करा सकते हैं लोग। लेकिन तब कब बताना है ऐसा, जब शनि पहली चीज तो कमजोर होकर बैठे हैं, शत्रुवत होकर बैठे, और डिपॉजिटर कौन है 7वें का, माने फेल और पास का निर्णय कौन कराएगा, 7वें भाव का स्वामी। हालांकि ये तो पहले उच्च के होके बैठ गए, तो जो इनसे बेस्ट होगा शनि से वो 7वें भाव के लिए करेंगे। अनुबंध के लिए भी अच्छा हो गया और पार्टनर के लिए भी। हालांकि एक्सपर्ट नहीं है शनि, वैवाहिक संबंधों के लिए उनको एक्सपर्ट नहीं माना जा सकता, फिर भी वो एक न्याय प्रियता वाली जो इमेज है, वफादारी जो है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बली माना जा सकता है। लेकिन इसमें हम ये भविष्यवाणी तब तक नहीं करेंगे जब तक हम 7वें भाव के स्वामी और शुक्र का बल ना टटोल लें। मान लीजिए 7वें भाव का स्वामी कौन आता है, शुक्र, वो यहां बैठ गए और उच्च के हैं। अभी शुक्र उच्च के हैं, वही 7वें भाव के स्वामी भी हैं, समय पर विवाह होगा देश काल पात्र अनुसार। ये कह सकते हैं जिन व्यक्तियों में व्यक्ति रहता है उनमें सामान्यता यदि 25 वर्ष की आयु में विवाह होता है तो इसका 24 वर्ष में ही हो जाएगा विवाह। समझ में आया आपको? या शुक्र स्वराशि भी बैठ जाए तब भी विवाह में विलंब नहीं होगा। ठीक आ गया? तो ये जरूर विचार करना है। फिर आते हैं 13वां श्लोक अर्थ क्या कहता है। शुक्र धन में, शुक्र महाराज धन भाव में है और युवती भाव का स्वामी लाभ भाव में होने पर अल्प आयु में ही विवाह हो जाता है। तो शुक्र भाव धन भाव को आप जानते हैं क्योंकि कुटुंब भाव भी माना जाता है। तो शुक्र महाराज यहां बैठ जाए और आप जानते हैं ज़ोडिएक भौचक्र में शुक्र दूसरी राशि गवर्न करते हैं जिसको कुटुंब राशि, फैमिली गैदरिंग राशि माना जाता है। तो जब कुटुंब जल्दी विस्तार करने के मूड में है शुक्र, तो विवाह अल्पायु में ही हो जाएगा। और ये एकदम परफेक्ट लागू होगा यदि शुक्र मित्रवत होकर बैठ जाए। हां, अनफेवरेबल मूड में बैठना पड़ रहा है शुक्र को, तो फिर भी हम परसेंटेज घटा सकते हैं कि भाई शायद ये अल्प विवाह तो नहीं है, माने अल्पायु में विवाह तो नहीं है, फिर भी यदि शुक्र दूसरे में बैठा है तो वो सामान्यता कुटुंब या परिवार जल्दी बसाने का प्रयास करेगा ही करेगा। और अगर स्वराशि का या बली शुक्र बैठा है दूसरे भाव में या धन भाव में, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो जो सामान्यता उम्र है आसपास जो विवाह करते हैं उससे कम आयु में ही वहां विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसे मैंने बताया 7, 8 और दूसरे का संबंध, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया सूत्र है क्योंकि कुटुंब है वो हमारा दूसरा भाव। वास्तव में मैरिज का जो शादी विवाह का जो फल कह सकते हैं वो तो कुटुंब ही है। भाई कुटुंब अच्छा है तो विवाह अच्छा माना जा सकता है। और हम विवाह कर रहे हैं, हम पार्टनर हमारे साथ है, कहने को हमारे संबंध अच्छे हैं, माने लैंगिक संबंध अच्छे हैं, लेकिन पार्टनर कोई भी कौटुंबिक कर्तव्य का पालन करने से यदि इनकार कर देता है तो फिर वो किस प्रकार का संबंध है, उसको वास्तव में वैवाहिक सुख नहीं माना जा सकता। और आज यही कमी होती है, हम केवल 7वें भाव को देखकर ही विवाह करते हैं। भाई 7वां भाव अच्छा है बस, अरे 7वां भाव भी अच्छा है, 8वां भी अच्छा होना चाहिए। और कुटुंब हमारा कैसा, भाई परिवार में जब एकत्रण होता है सबका तो हमारा कितना ज्यादा उसमें हमारा कोऑपरेशन कितना है उसमें। अगर हम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते, हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है सब नात रिश्तेदार नाराज होकर हमसे जाते हैं, तो फिर वो क्या कुटुंब
नियमों का पालन करेगा या गृहस्थ जीवन का पालन करेगा। 14वां सूत्र क्या कहता है? यदि अरि यानी छठे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव में, ये समझना अच्छे से, मंगल राहु शनि अपने क्रम में हो, यानी मंगल राहु शनि यदि इस प्रकार के क्रम में है तो जातक की पत्नी लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी। लेकिन एक बात समझनी अच्छे से, केवल एक प्लैनेट आपको मिल जाए कि मंगल छठे में बैठा है या शनि 8वें में बैठा है, इससे आपको फलित नहीं करना है कि भाई एक बैठा और आप कह दें भी आपकी पत्नी पर, पार्टनर पर संकट आ सकता है या पति पर संकट आ सकता है। ये ध्यान रखना है। अगर ये तीनों इस क्रम में बैठे हैं, और उसमें भी एक लाइन और आगे पढ़नी है, विशेष शुभ दृष्टि होने पर यह फल नष्ट हो जाता है। यानी बृहस्पति जैसे प्लैनेट, बोलते हैं ना लग्न में बृहस्पति 1000 दोषों को शांत कर देते हैं। तो यदि ऐसा कॉम्बिनेशन भी है फिर भी शुभ बल कुंडली में आपको दिख जाता है, तो भी पत्नी की जो आयु है वो सामान्य होगी। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से अनंत है, वैसे जीवन जैसे अनंत है, ऐसे ही पढ़ते जाएं आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और उन लोगों को तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, जिनको लगता है कभी कभी उनके चार्ट में विंशोत्तरी दशा अनुसार गुरु केतु ऐसा चल रहा है, तो उसके मन में ऐसा कुछ पारलौकिक विषय जानने का मन करता है, कुछ आध्यात्म में मैं क्या पढूं, और दूसरे विषय पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जब आध्यात्म को अपने जीवन से ही रिलेट करने लग जाता है व्यक्ति, हाँ ये तो फिर वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, जल्दी समझ में आता है। ठीक है? तो यदि आपके लग्न में बलि केतु हैं, केतु की दशाएं चल रही हैं, पार्टनर के जीवन में ऐसा चल रहा है, गुरु केतु कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो आपको कुछ भी ऐसा एस्ट्रोलॉजी जैसा कुछ रहस्य, योग, दर्शन शास्त्र, और उनमें भी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, क्योंकि वो हमारे अपने जीवन से आध्यात्म के कठिन प्रश्नों के उत्तर देने लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।